हेलो 11th क्लास के बच्चों, ये आपके हिस्ट्री का इतिहास का किताब है। और ये हिस्ट्री में आपको नए सिलेबस में 4th चैप्टर है, पुराने सिलेबस में 5th चैप्टर है। तो मैंने जो 2 पार्ट आपको पहले दिया है उसमें मैंने 5th चैप्टर जो है बोल दिया है, जबकि ये 4th है। तो आप लोगों को याद रखना है चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है यायावर साम्राज्य, यानी कि नोमैड एम्पायर। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग नोमैड थे, यानी कि घुमंतू थे, खानाबदोश थे, लेकिन इतने पावरफुल हो गए कि ये यूरोप, एशिया सब को जीत करके एक साम्राज्य बना दिया था। और ये स्टेपी में ये फले फूले और स्टेपी में समृद्ध हुए। अब हमने ये भी बताया था आपको कि चंगेज खान और चंगेज खान की जीवनी, इन सब के बारे में भी बता दिया। अब चंगेज खान की मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद की कहानी है आपके किताब में कि चंगेज खान के मृत्यु के बाद क्या हुआ। मैंने 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। शायद वही बात थी जो उसे इतना क्रूर और खूंखार बना दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि चंगेज खान के बाद मंगोल का क्या हुआ। तो चंगेज खान के मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को आप 2 भागों में विभाजित करके समझ सकते हो। पहला 1236 से 1242, 1236 टू 1242 के दौरान ये स्टेपी में बुल्गार, कौब, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। चंगेज खान के मृत्यु के बाद भी 1236, 1242 में इनके बेटे पोते बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर ही रहे थे। बुल्गार की, पोलैंड और हंगरी सबको जीत लिया था। सेकेंड स्टेप यानी कि सेकेंड चरण को अगर आप जानोगे तो वो 1255 से 1300 तक के बीच में है, जिसमें वो ईरान, इराक, सीरिया और पूरे चीन पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। यानी कि चंगेज खान के मरने के बाद इनके बेटे पोते भी कम शक्तिशाली नहीं थे, ये बहुत शक्तिशाली थे और चंगेज खान के साम्राज्य को और बहुत आगे तक बढ़ा दिया। होता है ना कि कभी कभी चंगेज खान था, वो एक नेतृत्व संभालने वाला व्यक्ति था, वो काफ़ी फेमस था, प्रसिद्ध था, उसकी बात सब मानते हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि कोई फेमस या प्रसिद्ध सरदार की जब मौत हो जाती है तो उस कुल और वंश में अगली पीढ़ी अपनी ही लड़ाई में व्यस्त हो जाते हैं और फिर पूरी तरीके से वो खत्म हो जाता है उसका वंश। ऐसे ही हमारे देश में मुगल का भी हुआ। एक और जानकारी हम आपको दे दें कि हमारे देश में मुगल आया था, जो अकबर, बाबर, औरंगजेब सब था, और ये था मंगोल। तो मुगल और मंगोल में क्या फर्क है, तो ध्यान रखना कि बाबर हमारे देश में आया था और बाबर की मां मंगोल थी और पिता तुर्क था। तो इस वजह से ये मंगोल भी कहलाएंगे। लेकिन मंगोल इतना खूंखार और अत्याचारी था कि खुद बाबर को और बाबर के खानदान में किसी को भी मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि मंगोल से पूरी दुनिया नफरत करती थी, क्योंकि ये ऐसा खूंखार और निर्दयी थे ये मंगोल, जो मैं बता चुका हूं कि ये बच्चों को जिंदा तंदूर में पकाकर खाते थे, इंसानी बच्चों को, लोगों को। आपके बुक में एक पिक भी लगाए गए हैं। तो ये जानकारी थी कि हमारे यहाँ मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं किए, वो नफरत के पात्र नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंगोल को मुगल कर लिया नाम बदल के। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि चंगेज खान के मौत के उपरांत इनके 2 चरणों में बांटकर देख लिया और दोनों चरणों में ही इनके बेटे पोते काफी ज्यादा सफलता हासिल कर रहे थे। 1203 ईस्वी में आकर 1203 में मंगोल सेना एक पर्याय बन गया था, यानी कि ये कहीं कभी किसी जगह पराजित ही नहीं होता था। इनके सैन्य अभियान इतनी तेज और इतने आवेग से होता था
कि दुश्मन सेना समझ ही नहीं पाती थी। इनकी जो घुड़सवार सेना थी वो आंधी थी, वो तूफान थी, और 1 मिनट में ही पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल कर रख देते थे ये लोग। इनके पीढ़ी में चंगेज खान के जो अगली पीढ़ी थी, जोची और ओगोदेई, ये दोनों इनके बेटे थे, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, और ये बड़ी तेजी से युद्ध में नेतृत्व संभालता था, और 3 घंटे के अंदर ही युद्ध की तस्वीर बदल के ये विजय हासिल कर लेते थे। 1250 में ईरान में इन्होंने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त किया। इसके अलावा तोलोई भी आ गया। तोलोई जो था वो तोलोई के वंशजों ने चीन को पूरी तरीके से जीतकर अपने में मिला लिया, और अभी तक किसी भी अभियान में मंगोल हार नहीं रहे थे। यानी कि चंगेज खान इतना ताकतवर था, वो नहीं हार रहा था, लेकिन इसके बेटे पोते भी नहीं हार रहे थे। अब देखते हैं कि अगर ये नहीं हार रहे थे, पूरी दुनिया को जीत रहे थे, तब तो इनकी अपनी राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य संगठन का भी एक अपना ही नियम होगा। जरा उस नियम को देखते हैं। अगर सामाजिक नियम को हम देखें तो सामाजिक नियम में चंगेज खान जनजातीय समूहों के महासंघ के सदस्य थे, और चंगेज खान ने सबसे पहले संकल्प लिया था कि ये संघ, कबीला, ये सब खत्म करेंगे, हम एक राजनीतिक संगठन बनाएंगे और उसका मुखिया हम रहेंगे। अगर सेना को लिया जाए तो सेना इनकी अलग ही पद्धति से गठित हुई थी। ये सेना को गिनती दशमलव के पुराने सिस्टम से किया था। 10, 100, 1000 और 10,000 ऐसे में सैनिकों को इन्होंने बांट रखा था। 10 के ग्रुप में रहेगा, या फिर 100 के ग्रुप में रहेगा, या फिर 1000 के ग्रुप में रहेगा, या फिर 10,000 के ग्रुप में रहेगा। भले ही 10-10 हजार के कई ग्रुप हो, लेकिन सब 1000 के ग्रुप में ही रहेगा। पुरानी पद्धति में मंगोल में कुल होते थे, कबीले होते थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया, और पूरी तरीके से मंगोल को एक इकाई राजनीतिक स्थिति में बदल कर रख दिया गया। जब चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों को सेना का अधिकारी यानी कि कमांडर, सेनापति बनाया गया, और सभी सेना को टुकड़ों में बांटकर इन चारों के अधीन कर दिया गया, जिसमें चारों के अधीन करके और कप्तान बना दिया गया। और कप्तान को ये लोग नोयान कहते थे। कप्तान तो हम लोग आज के दौर में बोलते हैं, ये सब इन्हें नोयान कहते थे। चंगेज खान बहुत सारे अपने सरदार को सरदार भी बनाया, और उसे अपना खास नौकर भी बनाकर ये लोग रखते थे चंगेज खान। इसके अलावा चंगेज खान जहां जहां पर विजय प्राप्त करता था, या उनके बेटे पोते भी विजय प्राप्त करता था, वहां पर वो या तो अपने पुत्र या अपने सरदारों को वो क्षेत्र सौंप देते थे, जहां पर में वो सरदार या इनके बेटे पोते वहां पर राज करते थे। तो जैसे कि यहां पर में दिया गया है कि अपने चारों पुत्रों को जब इन्होंने राज्य क्षेत्र सौंप दिया, फिर चारों पुत्रों ने और साम्राज्य बढ़े तो वो लोग अपना अपना सरदार नियुक्त करके और उन्हें भी सौंप दिया। तो जब ये अपने चारों पुत्रों को अपना पूरा साम्राज्य और सैनिकों को उनके अधीन किया था, उसको इन्होंने उलूस कहा था। इसके अलावा इनका जो दूसरे पुत्र चगताई था, वो स्टेपी और पामीर के क्षेत्रों को जीतकर लाया था, इसीलिए चगताई को वो सारा क्षेत्र दे दिया गया। चंगेज खान का तीसरा पुत्र ओगोदेई था। उसका उत्तराधिकारी कहा जाता था कि चंगेज खान का के बाद ये महान खान कहलाएगा, और यही पूरे मंगोल जनजाति को, पूरे मंगोल घुमंतु यानी कि यायावर साम्राज्य को यही संभालेगा। सैन्य टुकड़ियों को भी संभालता था। यहां पर में सरदार हम लोग बोलते हैं, लेकिन मंगोल में सरदार को किरिलताई बोलते थे। आपको यहां पर अपने बुक में आप देख सकते हो, एक छोटा सा तस्वीर है,
इस तस्वीर को आप लोग बनाकर सीख लेना, याद रखना, क्योंकि इस तस्वीर के द्वारा आपको वो दिखाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगोल के वंश का ट्री बनाइए। तो उस ट्री में बना करके आप ये सारा चीज रखना। चंगेज खान है, फिर ओगोदोई है, चगताई है, जोची है, गोमुख है, वर्क है, बाटू है, उसके बाद इलाकू है, कबलाई है और मोंके है। ये जो बाटू देख रहे हो यही भारत पर आक्रमण किया था और भारत में आया था। चंगेज खान ने पहले से ही उन्होंने एक फुर्तीली हरकारा पद्धति डाला था। फुर्तीली हरकारा पद्धति का मतलब था कि इनका सबसे तेज तर्रार वाले घुड़सवार सैनिकों का टीम, जो किसी भी जगह पर में पहुंचकर पहले तो सबसे ज्यादा तेज संदेश देते थे और तुरंत संदेश चंगेज खान से पाकर युद्ध भूमि में पहुंच जाते थे कि युद्ध कैसे करना है। और ये आंधी तूफान की तरह बरस पड़ते थे। ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीली सेना थी। चंगेज खान की मृत्यु के बाद हरकारी पद्धति में और सुधार किया इनके बेटे पोते ने, और उस पर में और ज्यादा तेजी से संदेश वाहन होने लगा, जिससे यात्रियों को फायदा हुआ और प्रत्येक क्षेत्र जो मंगोल के अंदर था उन सब से संदेश वाहन राजा के पास यानी कि सरदार के पास बड़ी तेजी से पहुंचने लगा। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि मंगोल अपनी ही तरीके से संगठित था और जो बहुत ताकतवर था। इसके अलावा अगर आप कृषक लोगों के बारे में मैं बता चुका हूं कि मंगोल को कृषक से यानी कि किसान से नफरत था। उन्हें किसान नहीं चाहिए था। वो लोग मानते थे कि किसान ही है जो इस दुनिया में प्रॉब्लम, सारे समस्याओं का जड़ है। जितनी भी समस्याएं आज शुरू हुई है वो किसानों के कारण ही हुई है। अब देखते हैं कि उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य में काराकोरम की ओर ये बढ़ रहे थे। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित हो गया था। संचार व्यवस्था भी ठीक था। यात्रियों को भी अब सुलभ यात्रा कर रहे थे और मंगोल की सेना यात्रियों को सुरक्षा भी दे रही थी। जितने भी यात्री यात्रा करते थे, फारसी में या मंगोल भाषा में इन्हें फैजा या जेरेज कहा जाता था। फैजा और जेरेज एक तरह का एक सर्टिफिकेट मान लो जो यात्रियों को दिया जाता था कि आप यात्री हैं और आप यात्रा कर सकते हो। मंगोल शासक अपने आप को खान कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। 13वीं शताब्दी में आकर के मंगोल साम्राज्य यायावर और स्थानबद्ध समुदायों के विरोध में चले गए। 1230 ईस्वी में उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की। मंगोल नेता एक क्रुद्ध वर्ग थे, यानी कि वो ज्यादा गुस्से में रहते थे। इसके अलावा चीन में उन्होंने सुंग वंश को भी पराजित कर दिया और वहां पर जितने भी कृषक, किसान ये सब थे सबको मार डाला। इसके अलावा कुबलई खान को गजन खान के नाम से भी जाना जाता है और ये चंगेज खान के छोटे पुत्र तोलोई का वंशज था और ये सब अभी तक काफी मजबूत थे। अब इनके यहाँ यास क्या होता था, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। यास तो 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित करके उनको काफी भर्त्सना की, उनको काफी भला बुरा कहा। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दिया सारे मुसलमानों को, अमीर मुसलमानों को, कि वो अपना प्रायश्चित करे और अपना जो धन छुपाकर रखा हुआ है वो मंगोल साम्राज्य यानी कि चंगेज खान को समर्पित करे। और अपने धर्म को माने। चौंका देने वाली काफी सारी टिप्पणी की थी चंगेज खान ने, धिक्कारा था सारे अमीर मुसलमानों की। चंगेज खान कहा कि सारे अमीर अपने धन को एक जगह इकट्ठा करके और मंगोल चंगेज खान को दो। इस नियम को यास कहा जाता है।
अब आते हैं निष्कर्ष पर। चंगेज खान क्या था, मंगोल का विश्व इतिहास में क्या स्थान था, ये सारी बातों को अब हम थोड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। देखो, आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना ऐसी तस्वीर आती है कि ये एक विजेता था, नगरों को खत्म करने वाला था, हजारों लाखों लोगों को मृत्यु दिया, जिधर से गुजरता उसका नक्शा चेंज कर देता, गांव मोहल्ले शहर को आग लगा देता, बच्चों को पका कर खाता, इंसान को पका कर खाता। इसके अलावा यही सारी चीजें हमारे दिमाग में आता है। यानी कि मंगोल शब्द आते ही हमारे दिमाग में बर्बरता आ जाती है, खूंखारपन आ जाता है, अत्याचार आ जाता है, निर्दयता आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती हैं चंगेज खान का नाम आते ही या मंगोल का नाम आते ही। क्या ये सच में ऐसे थे ये लोग? बिल्कुल जी, ये लोग सच में ऐसे थे। ये बहुत ज्यादा क्रूर थे और ध्यान रहे, हर एक क्रूर शासन का, वंश का एक न एक दिन खात्मा हो ही जाता है। और मंगोल का भी धीरे धीरे इनकी जो पावर थी वो कम होने लगी। पावर कम होने का क्या वजह था? पावर कम होने का वजह था और मंगोल का पतन का कारण था कि इनके अपने कबीले, सरदारों, इन सब में झगड़ा जो है वो अब बढ़ने लगा। हालांकि इनके बेटे पोते तक बहुत अच्छा चला, लेकिन अगला वंश जो आया, यानी कि आप कह सकते हो 13वीं शताब्दी के बाद जब 14 सेंचुरी में आए तब ये लोग कम पड़ते गए। दूसरी बात कि दुनिया के लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, इन्हें यायावर, खूंखार मानते थे। ये बहुत ज़्यादा भाषाएं थी इनमें, ये लगभग आधी से भी ज़्यादा दुनिया को जीतकर अपने कब्जे में कर रखा था। थे तो एक नोमैड ही ना, घुमंतु ही था ना, एक चरवाहा कह लो, एक कबीला, खूंखार कबीला कह लो। तो हर एक कबीले के भाषा अलग, धर्म अलग, प्रक्रिया अलग, उनके रीति रिवाज अलग। तो कितने दिन तक चला लेंगे? नहीं चल सकता था ये ज़्यादा दिन तक। तो इसीलिए आगे चल कर के मंगोल कई कई सारे समुदाय में बट गए। जितने धर्म थे, जितनी भाषा थी इनके, वो सब अलग अलग बटने शुरू हो गए। हालांकि मंगोल में अधिकांशतः 90% के करीब मुसलमान धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनकी भाषा अलग थी। और आप मुसलमान में जानते हो, इन्हें बंटने की बड़ी आदत है। इसीलिए आप आज भी देखोगे कि पूरी दुनिया में 56-57 कंट्री है मुसलमान के। मुसलमान एक ही धर्म है, लेकिन फिर भी ये बट करके छोटे छोटे अलग अलग देश बनाते रहते हैं। ये शायद इनके भाषा के कारण होता है, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्रों में मुसलमान धर्म को तो बना सकते हो, फैला सकते हो, लेकिन वहाँ की भाषा के कारण वही मुसलमान अपने आप को अलग देश बनाएगा, अपने आप को अलग थलग कर लेगा। आज आप अगर देखो तो अब अगर आप मंगोलिया जाओ तो देखोगे अब मंगोलिया में खूंखारपन के कोई चिन्ह नहीं है। लोग वहाँ के बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वहाँ पर में अब कोई खून खराबा नहीं होता है। खून खराबा तो इतना कम हो गया है कि मंगोलिया में जेल और पुलिस स्टेशन सब बंद होने शुरू हो गए हैं। यानी कि एक यही वो साम्राज्य था जो खूंखार था, बर्बर था, अत्याचारी था। लेकिन आज उसी देश में आप जाकर देखो तो लोग न बर्बर हैं, न निर्दयी हैं, और लोग आज भी जो मंगोल से नफरत करते हैं तो वो लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट भी नहीं है। उन्हें बहुत शर्म आती है, और इतनी शर्म आ गई कि उनके अंदर अपराध, पाप और गलत काम सब छूट गया है। मंगोलिया में 100 जेल थे, सुना है कि 5 जेल बच गया है। यानी कि कोई अपराधी नहीं है जो जेल चलाया जाए। मुश्किल से 100 पुलिस स्टेशन भी नहीं है पूरे देश में। तो बच्चों, आप लोग जाने मंगोल को, मंगोल के साम्राज्य को,
चंगेज खान को। कैसा लगा आप लोगों को बताना कमेंट में। और आप लोगों को अब क्वेश्चन आंसर की बारी है। अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है, ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर वो तो आप लोगों को सारे के सारे करने ही हैं। इसके अलावा आपको एक और काम पर ध्यान देना है कि अंदर से आप जितना क्वेश्चन निकालो, जैसे उनके बेटे पोते का नाम याद करो, क्योंकि वही सब पेपर में पूछेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान करेगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी परेशान करेगा। तो आप चैप्टर के अंदर जाओ और 50 कितने, कम से कम 50 क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने से तैयार करो और उसका आंसर भी आप लोगों को ही लिखना है। और अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें।